जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है 2 फरवरी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कल बजट आया था, तो आज मोस्टली एडिटोरियल्स हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में बजट एनालिसिस ओरिएंटेड है। तो आज हम सिर्फ बजट रिलेटेड एडिटोरियल्स को ही डिस्कस करेंगे। और दोस्तों क्योंकि बजट रिलेटेड एडिटोरियल्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में आ जाते हैं, तो ये हमारे GS3 का जो सिलेबस है उसको पर्टिनेंट है। तो दोस्तों जैसे कल हमारे एक व्यूअर ने भी कमेंट किया था कि बाकियों के लिए तो फरवरी का महीना वैलेंटाइन का महीना हो सकता है, लेकिन यूपीएससी वालों के लिए जो फरवरी का महीना होता है वो भरा होता है इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से। तो बहुत सारा एनालिसिस आपने, आई एम श्योर अभी तक काफी आपने एनालिसिस वीडियो भी देख ली होंगे, काफी आपने न्यूज़पेपर्स भी पढ़े होंगे। तो हम बहुत ही ब्रीफली कम समय में ज्यादा बातें करेंगे। हम एक जनरलिस्ट अप्रोच के साथ एनालिसिस करेंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस है बजट का वो आज रात को 9 बजे अरविंद सर करेंगे। तो हम बहुत ही ब्रीफली बहुत कम समय में जो मोटे तौर पे जो कुछ बातें आई हैं, देखिए बजट को लेके, देखिए अब फ्रैंकली स्पीकिंग द कॉमन मैन जो एक आम आदमी है जो सड़क पे चल रहा है, अब उसको क्या लेना देना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है। आम आदमी को तो ये होता है कि भाई कितना जो इनकम टैक्स है उसमें कितनी कम हुआ है, इनकम टैक्स में को कितना देना पड़ेगा। तो आम आदमी को होता है कि मैं कितना ज्यादा इनकम टैक्स दे रहा हूं कि कम दे रहा हूं, कुछ उसमें एग्जेम्पशन मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, हम अगर गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, उनको ये टर्म्स नहीं समझ आती हैं। अब क्योंकि हम 3-4 किताबें पढ़ चुके हैं यूपीएससी की, थोड़ी हमको ज्ञान मिल चुका है, इस करके हमारे लिए बड़ी रेलेवेंट होती है बातें कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है। लेकिन अगर हम बात करें एक ओवरऑल पिक्चर की बजट की, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए हैं। एडिटोरियल्स में कई लोगों ने बजट को बहुत एक हिस्टोरिक बजट भी कहा है, रेवोल्यूशनरी बजट भी कहा है, जो कि लग भी रहा है बिकॉज ये बजट बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। बहुत ज्यादा इसमें एम्फेसिस किया गया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे। और काफी लोगों ने फिर अपना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया है कि भाई बजट में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं है, सैलरीड क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो हर किसी के अपने अपने व्यूज होते हैं, है ना। तो हम एक बैलेंस अप्रोच रखेंगे, जो कुछ बातें अच्छी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जो लोगों ने कोई भी कमी पेशी रही है बजट में, जो लोगों ने लिखा है न्यूज़पेपर्स में, हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो जनरलिस्ट डिस्कशन होगी। टेक्निकल एनालिसिस, मैं फिर रिपीट करता हूं, टेक्निकल एनालिसिस जो बजट का होगा वो आज रात को आपके सामने वीडियो पे आएगा, रात को 9 बजे। चलिए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बजटरी टर्म्स को समझ लेना पहले, क्योंकि आई एम श्योर आपने ये सारी टर्म्स, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने ये टर्म्स पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स में। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। लेकिन जस्ट अगर आपने नहीं पढ़ी है टर्म्स, तो बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो भी मैं शुरू करना चाहता हूं आपके साथ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि वो खर्चा जो कि असेट क्रिएशन में नहीं जाता। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सैलरीज देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पेंशन्स देने हैं, सब्सिडीज की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सब्सिडीज हो या कोई और सोशल सेक्टर सब्सिडीज हो, या हम इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करें, यानी कि सरकार जो पैसा उठाती है मार्केट से या आरबीआई से, तो वो वापस सूद समेत करना होता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। ठीक है, तो जो भी रिसीव्स और एक्सपेंडिचर हैं विच डू नॉट एंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये रेवेन्यू अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम टैक्सेस की बात करें, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हैं चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सोर्सेज हैं फॉर रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ये एक बात होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि असेट क्रिएशन में काम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करें, रोडवेज बनाने की बात करें, हाईवेज बनाने की बात करें, पोर्ट्स बनाने की बात करें, ये जो खर्चा सरकार कर रही है ये असेट क्रिएशन में जाता है। तो और अगर कोई भी ऐसी रिसीट्स या कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो सरकार जनरेट करती है बाय सेलिंग वन ऑफ इट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो भी, अब देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट इज ऑल्सो असेट, वो भी अब टैक्स पेयर्स मनी से बना गया है, कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अगर सरकार किसी कंपनी की डिसइन्वेस्टमेंट करती है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अब उससे जो पैसा आएगा, ठीक है, चाहे उसको प्राइवेटाइज करें चाहे उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करें, अब उससे जो पैसा आएगा वो भी कैपिटल रिसीप्ट्स में आता है। यानी कि जो पैसा आ रहा है अपना ही कोई असेट बेच के, वो कैपिटल रिसीट है, और जो पैसे का खर्चा किया जा रहा है असेट बनाने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, सिंपल बात। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखिए अब सरकार की कोशिश होती है कि भी खर्चा उसी से करो जो आपके पास पैसा आ रहा है। तो अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और अगर आपका खर्चा भी 100 रुपए का है, तो आपकी कोशिश होगी कि उसी 100 रुपए में से आप अपना खर्चा करें, कि किसी से उधार ना लेना पड़े। लेकिन देखिए सरकारों को उधार लेना पड़ता है अगर हमने इकोनॉमी में ग्रोथ देखनी है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो ऑब्वियसली हमको, चाहे हमारे पास बेशक हमारे पास 100 रुपए आ रहे हो, लेकिन हमको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। पैंडेमिक के चलते तो वैसे भी आपको पता है कितनी प्रॉब्लम आई थी कि सरकार के पास जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे वो ज्यादा नहीं थे और खर्चा सरकार का बढ़ रहा था। तो जो एक्सपेंडिचर
होता है ऑन रेवेन्यू अकाउंट शुड आइडियली बी मेट फ्रॉम द रिसीट्स ऑन द रेवेन्यू अकाउंट। तो जो रिसीट्स हैं रेवेन्यू अकाउंट में जो आती हैं, यानी कि टैक्सेस के फॉर्म में हम बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, ठीक है। नाउ व्हेन रेवेन्यू डिसबर्समेंट्स, यानी कि जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है एज कंपेयर टू उसकी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, तो हम फिर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। तो ये अब देखिए, आपका खर्चा ज्यादा लेकिन आपके पास रिसीट्स कम है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे हमने डिस्कस किया ज्यादातर किस पे होता है, ज्यादातर होता है सैलरीज देने में, पेंशन्स देने में, सब्सिडीज देने में। तो ये रिग्रेसिव माना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो एक्सपेंडिचर होता है रिग्रेसिव माना जाता है, बिकॉज ये जो एक्सपेंडिचर है मोर कंजम्पशन के लिए है। इसमें मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा कंजम्पशन हो रही है। और अंत में फिस्कल डेफिसिट की बात करें, नाउ सीधी सी बात है कि भाई द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर दी टोटल रेवेन्यू जो हमारे पास आ रहा है, तो द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसीव्ड्स, यानी कि फिस्कल डेफिसिट में जो मार्केट बोरोइंग्स हैं, जो भी बोरोइंग सरकार ने मार्केट से करी हैं अपना एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। तो मान लीजिए कि सरकार के पास 100 रुपए आए लेकिन सरकार ने 115 रुपए खर्च करे, तो मान लीजिए वो जो 15 रुपए हैं वो 15 रुपए सरकार ने मार्केट से बोरो किए हो या आरबीआई से लोन से बोरो करे हो, तो वो 15 रुपए जो है वो फिस्कल डेफिसिट आता है। तो जो मार्केट बोरोइंग है दैट इज द मेजर सोर्स टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। व्हेन द गवर्नमेंट्स नॉन बोरोड रिसीव्ड्स फॉल शॉर्ट of its entire expenditure, it has to borrow money from the public to meet its shortfall। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लगी कि बजट का हम ये जो एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं बजट का, तो ये एनालिसिस करने से पहले ये टर्म्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। आई एम श्योर आप में से काफी कोई टर्म्स पता भी होंगी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, पहला आर्टिकल है मेजर्ड स्टेप्स एंड अ लीप टू स्पेंड। इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो यहां पे बात करी गई है कि बजट में देखिए सीधी अगर हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो बजट में बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी कि असेट क्रिएशन में। तो अच्छी बात भी है बिकॉज अभी 2 साल से हम काफी एक पैंडेमिक इंड्यूस्ड जो हमारे लॉकडाउन्स थे, जो इकोनॉमी में स्ट्रेस आया था, उसके चलते ज्यादा कंजम्पशन नहीं हो पाई थी इकोनॉमी में। तो शायद इसी करके सरकार ने, शायद इसी करके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स में भी कटौती नहीं करी, बिकॉज अगर इनकम टैक्स में कटौती होती है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन ज्यादा नहीं बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो ही आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, तो ही आपकी जॉब क्रिएशन होगी। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है, या तो सरकार इन्वेस्ट ज्यादा करे या प्राइवेट सेक्टर करे। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भी हम इतनी जल्दी कैसे इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस बना नहीं है, अभी इकोनॉमी में लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बना, अभी डिमांड रिवाइव नहीं हो रही है। तो सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सरकार को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम इस साल के बजट की बात करें, इस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि असेट क्रिएशन एक्सपेंडिचर है, दैट इज बजटेड एट अराउंड ₹7.5 लाख करोड़। पिछले साल के बजट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल के बजट में अनाउंस करा गया है। एक अच्छी बात यह भी है कि इस बजट में, क्योंकि अब आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं यूपी में, पंजाब में, है ना, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, तो कोई किस्म की कोशिश नहीं करी गई वोटर्स की जो राजनीति होती है, वोट बैंक कैप्चर करने वाली जो बात होती है, वो कोशिश इस बजट में ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया गया है। नहीं तो आपको पता है कि कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो सबसे पहले अगर वोटर्स का अगर कॉन्फिडेंस जीतना है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो हर कोई सरकार जो भी बजट निकालती है वो सबसे पहले तो इनकम टैक्स में कटौती करती है, इनकम टैक्स रिड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो अब देखिए, जो सरकार जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, इनका जो गेस्टेशन पीरियड है कितने लाखों करोड़ लगते हैं, कितने साल लगते हैं। ये तो नहीं है कि आज आपने पैसे दिए लाखों करोड़ और आज आपके सामने सड़क बन जाएगी या आज हाईवे बन जाएगा, टाइम लगता है, ठीक है। नाउ अब इस बजट को बहुत बोल्ड माना जा रहा है बिकॉज कोई ऐसे किस्म की टेंडेंसी इस बजट में नहीं दिखाई गई जहां पे वोटर्स को जीतने की बात करी गई है या वोट बैंक पॉलिटिक्स की यहां पे बात हो। तो ऐसा कुछ यहां पे इस बजट में ऐसा नहीं लगा कुछ ऐसा। नाउ it is a bold budget and it resists the temptation of raising spending that can yield political dividends। तो देखिए, इस तरह के जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो सर्टेनली ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है हमारी इकोनॉमी में, उससे ज्यादा सड़कें बनेंगी, रेलवेज की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, इरिगेशन की बात करें, हम बात करते हैं गति शक्ति योजना की, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, ठीक है, हम बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की। तो अभी जरूरत है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और डिमांड कैसे रिवाइव होगी, सरकार के खर्चे द्वारा डिमांड रिवाइव होगी तो कंजम्पशन रिवाइव होगी, ठीक है।
नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स कैन इन टर्न स्टिमुलेट डिमांड। अब इतनी इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में करी जाएगी, अगर 7.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो डिमांड और भी चीजों के लिए बढ़ेगी। स्टील की बात करें, सीमेंट की बात करें, कैपिटल गुड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में इन सब चीजों को एज इनपुट्स यूज किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट, देखिए अगर खर्चा बढ़ाना है और आपके पास अगर आपके पास आमदनी कम है, ठीक है, तो हम जिसको हम कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना, तो अगर आपके पास पैसे कम है, आपका खर्चा ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो अभी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए दिस विल कम एट द कॉस्ट ऑफ हायर फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, तो सरकार को पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अब पैंडेमिक के चलते बहुत कॉन्ट्रैक्शन हमारी इकोनॉमी में आया था, और ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी। बेशक आईएमएफ बोले, वर्ल्ड बैंक बोले कि जी हमारी इकोनॉमी इस साल में 9%, 9.5% ग्रो करेगी, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 8, 8.5% होगा, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमको 5-6 साल लगातार 9.5% की जीडीपी ग्रोथ देखनी पड़ेगी अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल्स के हिसाब से अगर हम आ सकें, तो इसमें टाइम लगेगा। तो सरकार को खर्चे बढ़ाने की जरूरत है। खर्चा बढ़ाने के लिए सरकार को मार्केट से भी पैसे बोरो करने पड़ेंगे, इसके चलते महंगाई भी बढ़ेगी। अब यह बात तो आरबीआई के ऊपर भी बहुत प्रेशर बन रहा है कि भाई आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाए, बिकॉज ऑलरेडी महंगाई बहुत बढ़ रही है, क्लोज टू 6% अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। तो सरकार का जो मार्केट बोरिंग्स का जो टारगेट है वो 15 लाख करोड़ के आसपास का है। और एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट, तो एक रिवाइज एस्टिमेट होता है, एक बजट एस्टिमेट होता है, तो एज पर द रिवाइज एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट जो है दैट इज बजटेड लोअर एट अराउंड 6.4%। पहले इसका लग रहा था कि फिस्कल डेफिसिट जो 2021-22 का होगा वो लगभग 7% के आसपास का होगा, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो 6.4% होगा। नाउ द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स, अब देखिए बहुत सारी सरकारें दुनिया भर में, अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, ये सब सरकारें भी क्या कर रही हैं, ये अभी अपनी अपनी इकोनॉमीज में पिछले 2 साल से जो इतना मनी इंजेक्ट कर रहे थे, इन्फ्यूजन कर रहे थे, अब वो जो फिस्कल स्टिमुलस की बात करें या मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस की बात करें, हम बात करें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज की, अब ये जो है ना इसको अब कम करने वाले हैं, यानी कि जो फिस्कल स्टिमुलस जो तमाम सरकारों ने उठाए पिछले 2 सालों में, अब उसको कम करने वाले हैं, बिकॉज अब महंगाई वहां पर भी बहुत बढ़ रही है। प्रॉब्लम यह आ रही है कि सरकार डिमांड, बहुत सारी सरकारें डिमांड क्रिएट करने के लिए पैसा बहुत खर्च कर रही हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और साथ में जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत सारी इकोनॉमीज में आ रही है, बिकॉज देखिए हर 2 महीने बाद कोई नया वेव आ जाता है, फिर लॉकडाउन लग जाता है, ठीक है। तो इस करके अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और पेचीदा मामला रहेगा कि कैसे हमारी सरकार भी इस स्थिति में खर्चा ऐसे बढ़ा पाएगी और मार्केट बोरिंग्स कर पाएगी जब महंगाई का भी डर हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी निराशा जताई गई है। देखिए टारगेट तो 1.7 लाख करोड़ का रखा था डिसइन्वेस्टमेंट का, लेकिन सरकार ने सिर्फ 78,000 करोड़ का टारगेट मीट किया डिसइन्वेस्टमेंट से, तो ये तो कम से कम 1 लाख करोड़ का डिफरेंस रह गया। इस कमिंग ईयर के लिए जो सरकार ने टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का वो सिर्फ 65,000 करोड़ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया, जो हमारी पहली स्लाइड थी, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सरकार जब कोई अपनी सरकारी कंपनी को सेल करे, प्राइवेटाइज करे, तो उससे क्या होता है कि वो कैपिटल एसेट था सरकार का जिसको सेल करके पैसा आ रहा है, अब वो पैसा लाखों करोड़ों में आ रहा है, तो सरकार वो पैसा सोशल वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए यूज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो सरकारी एसेट है। और अगर वो मुनाफा दे रहा था, प्रॉफिट दे रहा था, उसको अगर सेल किया जा रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि उसको लेके हमारे पास रेवेन्यू भी बहुत आएगा, ठीक है। लेकिन अब बात यहां पे आ रही है कि अभी इस फिस्कल में बहुत ही कम टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का, जबकि ऐसी उम्मीद थी कि इसको और बढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि 2.5 लाख करोड़ करा जाएगा। तो कारण यहां पे ये सामने आ रहा है कि हो सकता है कि अभी युवा जो हैं, यहां पे जो हमारे देश के जो नौजवान हैं, वो काफी आक्रोश दिखा रहे हैं, वो काफी एंग्री हैं सरकार के इस प्राइवेटाइजेशन के मूव से, कि सरकार हर एक सरकारी कंपनी को, सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर रही है, तो उसके चलते ऑब्वियसली सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी। तो इस करके शायद सरकार अभी जो प्राइवेटाइजेशन की बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, उसमें भी थोड़ा स्लो चलना चाहता है। अगला आर्टिकल, सेटिंग द स्टेज फॉर ग्रोथ, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है। यहां पे अब बात करी गई है, देखिए अब यहां पे बात करी गई कि जो दशक होगा 2020 से लेके 2030 तक का, इसको ग्रोथ एड यानी डेकेड यानी कि ग्रोथ एड माना गया है। तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आने वाले 10 साल इंडिया के लिए बहुत ब्राइट रहेंगे और हम इन 10 सालों में बहुत अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख पाएंगे, हमारी जीडीपी भी ग्रो करेगी और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है वो भी बहुत बेहतर होगी। तो अब यहां पे बात करें तो ये तो चलो एस्पिरेशंस है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आने वाले 8-9 सालों में ये बातें कितनी सच होती हैं। तो अगर हम बात करें एम्पावरिंग द फ्यूचर, देखिए फ्यूचर युवा शक्ति को एम्पावर करे बिना तो हम 8 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी नहीं बन सकते हैं। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस बजट में आई है। पहली बात तो
टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जो 30% कैपिटल गेन्स टैक्स की यहां पे बात करी गई है। अब देखिए, अब क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइंस को लेके अभी हाल ही में बहुत सारी बातें चल रही थी कि इसको रेगुलेशन को लेके एक बिल निकाला जाएगा। अभी हालांकि बिल तो नहीं निकाला गया पार्लियामेंट में, लेकिन अब अगर इसको हम इसका अगर कैपिटल गेन्स टैक्स कर रहे हैं 30%, अगर जो भी आपका मुनाफा क्रिप्टो करेंसी से हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज मार्केट में जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार इसको लीगलाइज ही कर रही है, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, है ना। तो अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि कैसे इस मूव को आगे देखा जाएगा, कि अभी हमने इसको लेके बिल नहीं निकाला रेगुलेट करने का, लेकिन इसके जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, यानी कि अगर लेमैन टर्म से समझे कि जो इससे आपको मुनाफा होगा, जो इससे आपको प्रॉफिट होगा इसकी ट्रेडिंग करने का, जैसे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके कैपिटल गेन्स टैक्स होते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। तो इस तरह से अब ये इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि कैसे आने वाले समय में इस चीज को लोग लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश में जो कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ऑनोनमस है, ठीक है, ये प्राइवेट करेंसीज हैं। तो सरकार ने इस बजट में ये भी अनाउंस करा है कि हम डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे, कि आरबीआई को डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने को कहा गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रहेगी आने वाले समय में कि कैसी रहती है। फिर हम बात करें ड्रोन इंडस्ट्री की, तो ड्रोन इंडस्ट्री ऑलरेडी इज ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइज। तो ड्रोन इंडस्ट्री का जो इस्तेमाल है, ठीक है, देखिए आमतौर पे देखा जाता है कि जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल माना जाता है, कि जो ड्रोन, जो टेररिस्ट्स हैं, या जो अगर हम बात करें पाकिस्तान से या चाइना से जो ड्रोन्स उड़ के आते हैं, ठीक है, कि उसमें बॉम्ब होते हैं, आरडीएक्स होता है, लेकिन ड्रोन्स का एक बहुत प्रोडक्टिव यूज एग्रीकल्चर में भी करा जा रहा है, और ड्रोन्स का जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया है। उसके बाद हम बात करें बैटरी स्वैपिंग प्रोटोकॉल की। देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत थ्रस्ट देने की बात चल रही है, कैसे आने वाले समय में हम पेट्रोल और डीजल रन कार्स को कम, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा यूज करें। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है इलेक्ट्रिक कार्स यूज करने में, वो क्या आता है कि अभी बैटरी का इशू आता है। बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं है, आप चलते चलते कहीं जा रहे हैं, बीच में आपकी गाड़ी रुक जाए, ठीक है, फोन को तो चार्ज कर लेते हैं कहीं पे जाके, लेकिन गाड़ी को कैसे चार्ज करेंगे। तो सरकार ने एक सुझाव दिया है कि भाई अगर आप जा रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, पहली बात तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी तो बहुत दूर की बात है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी सड़कों पे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आप चला रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी बैटरी कभी जीरो हो जाती है, बैटरी डिप्लीट हो जाती है, तो आप उसी वक्त बजाय कि आप बैटरी को चार्ज करें, यहां पे ये सुविधा प्रोवाइड करेगी बजट में जो अनाउंसमेंट करी गई है बैटरी सेक्टर के लिए, यानी कि दिस इज गुड न्यूज फॉर दी सेमीकंडक्टर सेक्टर, फॉर दी हार्डवेयर सेक्टर, कि आप उस वक्त बैटरी को चार्ज करने के बजाय नई बैटरी अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोट करने के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए बातें करी जा रही है, लेकिन ये टाइम लगेगा। ये नहीं है कि एक ही साल में सब कुछ हो जाएगा या रात को 8 बजे के बाद सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए डिजिटल करेंसी की बात करी गई है, तो डिजिटाइजेशन का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज के टाइम पे तो हर चीज, खास करके नोटबंदी के बाद तो डिजिटल पेमेंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रेंथन हो गया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्केल अप करने की बात करते हैं, तो यहां पर यह बात कही गई है कि 68% जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बजट होगा दैट वुड बी रिजर्व फॉर द इंडिजिनस डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब ये एक बहुत सुनहरा मौका है हमारी इंडिजिनस कंपनीज के लिए, हमारी इंडियन कंपनीज के लिए, हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो मेक इन इंडिया का ख्वाब हम 2014-15 से देखते आ रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता का ख्वाब हम इतने 2 साल से देखते आ रहे हैं, तो ये आज सपना पूरा हो सकता है कि अगर हम अपने एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट कर सके। और देखिए हम कितना सारा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, वी द लार्जेस्ट इंपोर्टर, चाहे अमेरिका से करें, इजराइल से करें, रशिया से करें, तो ये कितना अच्छा होगा कि हम यहीं पे खुद बनाएंगे इंडिजिनसली डिफेंस इक्विपमेंट्स अपने। इंपावरिंग दी एमएसएमईज, तो एमएसएमईज का हाथ पकड़ के उनको इंपावर करने की बात करी गई है। अगर हम बात करें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की, तो ये पैंडेमिक के चलते 2020 में स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो अभी ये बात करी गई है कि हम, यानी कि सरकार, एमएसएमईज को 5 लाख करोड़ तक की सहायता करेगी। अगर हम बात करें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की, तो ये स्कीम 2020 में, याद करिए 12 मई 2020 जब आत्मनिर्भर भारत का जब स्कीम की अनाउंसमेंट करी गई थी, तो ये स्कीम, ये योजना की अनाउंसमेंट तब करी गई थी कि कैसे जो हमारी एमएसएमई कंपनीज हैं, देखिए अब एमएसएमई कंपनीज जो हैं, आपको पता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, मेजॉरिटी जो है हमारी एमएसएमई कंपनीज वो इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। और हमने ये भी पढ़ा है योजना के एनालिसिस में भी, और कल भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी एमएसएमई कंपनीज है, एक तो चलो बहुत इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, दूसरी बात 50% तक जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो एमएसएमई कंपनीज द्वारा किए जाते हैं। यानी कि जो चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स हमारी एमएसएमई कंपनीज बना रही है वो 50% एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर। अब उस टाइम पे ये वादा किया गया था कि हम एमएसएमई कंपनीज की सहायता करेंगे जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स, और यहां पे बैंकों को कहा गया था कि आप लोन्स दीजिए एमएसएमईज को, और
कोई कोलैटरल की टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर वो बाय चांस अपने लोन पे डिफॉल्ट कर जाएं, बिकॉज देखिए ऑब्वियसली लॉकडाउन के टाइम पे जब इतनी डिमांड नहीं थी, कंजम्पशन नहीं थी, तो एमएसएमईज जो थे दे वर शट डाउन। तो अब ऑब्वियसली उनको रिवाइव करने के लिए उनको क्रेडिट चाहिए था, तो बैंक्स ने कहा, सरकार ने बैंक्स को कहा कि आप उनको लोन दीजिए, और अगर वो अपने लोन को डिफॉल्ट कर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, यानी कि भारत सरकार बैठी है, तो भारत सरकार उस लोन डिफॉल्ट की टेंशन ले सकती है। ठीक है, तो अगर आपका लोन डिफॉल्ट करेगा तो भारत सरकार विल पे व्हाटएवर अमाउंट यू हैड बोरोड। नाउ टू encourage the banks, these loans are fully guaranteed by the government against any kind of credit losses। तो इसको और एक्सटेंड करने की बात करी गई है इस स्कीम को। रूरल और एग्रीनियन इकोनॉमी की बात करें, देखिए 2.7 लाख करोड़ का जो बजट था, दैट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ एमएसपीज फॉर द फार्मर्स। ठीक है, रूरल इकोनॉमी की बात करें तो ऐसी उम्मीद है कि काफी ज्यादा कैश इन्फ्यूज किया जाएगा रूरल इकोनॉमी में। हालांकि आपको एक और बात बताऊं, अगर सब्सिडीज की बात करें तो सब्सिडीज इस बजट में कम रखी गई है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडीज की बात करें, चाहे यूरिया सब्सिडी की बात करें, चाहे पीडीएस की बात करें, सब्सिडीज पे इतना एम्फोसिस नहीं दिया गया, सब्सिडीज को बल्कि थोड़ा ट्रिम करा है। लेकिन नेवरदलेस रूरल इकोनॉमी में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अगर होगा, मान लीजिए अगर कोई स्कीम है सड़क बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अगर बात करें, हाईवेज की बात करें, सड़कों की बात करें, ठीक है, हम नल से जल की बात करें, नल से जल स्कीम के लिए 60,000 करोड़ का बजट रखा गया है। अगर हम रूरल हाउसिंग की बात करें उसके लिए 48,000 करोड़ का बजट रखा गया है। तो देखिए इस तरह के कामों के लिए ना बहुत जॉब क्रिएशन भी होता है, जिसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, बेशक वो सेमी स्किल्ड जॉब्स होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा इन द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन दिस विल हेल्प टू क्रिएट जॉब्स होंगी तो कंजम्पशन होगी, यानी कि लोगों की जेब में पैसे होंगे तभी वो जाके चीजें खरीदेंगे, और अगर कंजम्पशन होगी तो ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है। साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगी, ज्यादा जॉब्स होंगी तो ज्यादा इनकम्स होंगी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स होंगी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स होंगी तो वो खर्चा कर पाएंगे, तो इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, इससे जीडीपी ग्रो करेगी। तो अगेन सेंट्रल बात क्या आती है इन्वेस्टमेंट पे, बात घूम घुमा के कंजम्पशन पे नहीं जा रही है, बात घूम घुमा के इन्वेस्टमेंट पे जा रही है कि इन्वेस्टमेंट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, भारत सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए, उसमें बहुत स्कोप है जॉब क्रिएशन का, खास करके जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, तो अब सड़कें बनाने के लिए जो मजदूर वहां पे लगेंगे वो ये तो नहीं ना कि वो एमटेक या बीटेक हो या पीएचडी हो। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन रोजगार का अवसर उनको मिल सकता है। हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में ये तो नहीं कहते ना कि आपको क्वालिफाइड होना चाहिए आज पीएचडी या एमफिल। ठीक है, तो मनरेगा इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन जॉब क्रिएशन। कुछ ना होने से तो बेटर है कि आपके पास जॉब है। ठीक है, तो मनरेगा के ऊपर भी बहुत एम्फेसिस किया गया था पिछले 2 सालों में। हालांकि मनरेगा का जो बजट है वो इस साल थोड़ा कम किया गया, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा आपके साथ। अगला बजट, अब ये थोड़ा ये जो है ये वाला जो आर्टिकल, अगला बजट मैंने बोला, अगला आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में जो बात करी गई है, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया गया इस बजट का, लेटिंग डाउन द बॉटम हाफ। क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो यहां पे ये सब बातें आएंगी कि कैसे सब्सिडीज को ट्रिम करना क्या सही था, मनरेगा के बजट को ट्रिम करना क्या सही था, तो ये सब बातें यहां पे आएंगी। कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन एक बहुत लार्ज पार्ट ऑफ जीडीपी। देखिए जीडीपी अगर हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो देखिए अगर लोग जब तक चीजें खरीदेंगे नहीं, जब तक लोग सर्विसेज अवेल करेंगे नहीं, जब तक लोग रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करेंगे, बाहर घूमने नहीं जाएंगे, तो जीडीपी में ग्रोथ कैसे आएगा। लेकिन जीडीपी में ग्रोथ आने के लिए मैं बार बार कहता हूं लोगों के पास पैसे होने बहुत जरूरी है। तो कंजम्पशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी जीडीपी ग्रोथ का। ठीक है, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टमेंट चाहे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, बट दे आर द ड्राइवर्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब कंजम्पशन कब हो पाएगी, जब इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हालांकि हमने बात कल भी डिस्कस करी थी कि अगर हम पिछले टुवर्ड्स दी लास्ट एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2021 की बात करें, बिटवीन द टाइम पीरियड बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, तो जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था, लेकिन पिछले साल की शुरुआत में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बढ़ाया गया था। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज ऑफ नाउ इज अप बाय 10%। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा स्केल अप नहीं हो पाई है। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, देखिए स्टॉक मार्केट में तो कंपनीज बहुत मुनाफा कमा रही है, स्टॉक मार्केट में तो लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं पिछले 2 सालों में घर बैठे बैठे। लेकिन हम एक ऐसे भारत की भी बात करते हैं जहां पे लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, माइग्रेंट्स थे, बेरोजगार हो गए थे, बेघर हो गए थे। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर अभी थोड़ा रेजिस्टेंट है ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर भी वेट एंड वॉच वाले सिनेरियो में है कि अब कब ये कोरोना का डर पूरा खत्म होगा, कब ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव का डर खत्म होगा, कब इकोनॉमी वापस फुल स्केल पे रिवाइव कर सकेगी। ठीक है, तो अब यहां पे अगर सरकार भी वेट करती रहे, वेट एंड वॉच सिनेरियो में, तो सरकार ये तो नहीं कर सकती है। कल हमने बात करी थी इकोनॉमिक सर्वे में अजाइल अप्रोच की, कि कैसे तेजी के साथ, कैसे फुर्ती के साथ सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो अब सरकार को तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, बेशक अगर प्राइवेट सेक्टर अभी वेट एंड वॉच की बात कर रहा है, और अगर सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस और आएगा, प्राइवेट सेक्टर और कॉन्फिडेंट फील करेगा और ज्यादा स्पेंड करने के लिए। ठीक है, नाउ
अगर हम बात करें जॉब्स की तो ऐसा लगता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एज पर दी सीएमआई सर्वे कि एम्प्लॉयमेंट हैज बीन बैक टू द प्री कोविड लेवल्स, हालांकि ये भी बहुत डाउटफुल बात है। लेकिन इनकम्स की बात करें, इनकम्स अभी बहुत स्टेगनेंट है। अगर एज पर दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस डेटा की बात करें, पीएलएफएस डेटा की बात करें, तो जो एवरेज इंडियन वर्कर है इवन बिफोर कोरोना, उसकी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी पर मंथ, वो लगभग अराउंड 10 to 11,000। ठीक है, हमने पीछे एग्रीकल्चर की भी बात करी थी, तो अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिकल्स में भी हमने बहुत डिस्कशन करी थी, तो उसमें भी बात सामने आई थी कि जो एवरेज फार्मर भी है ना इंडिया का, उसकी भी जो तनख्वाह है वो क्लोज टू 10,000 है। ठीक है, तो ये तो पैंडेमिक से पहले की बात है। ठीक है, ये सर्विस तो 2018-19 तक की है। पैंडेमिक के बाद तो सिचुएशन और ग्रेव हो गई थी। ठीक है, तो अभी जॉब्स बेशक अगर वापस आ रही हो प्री कोविड लेवल जितनी, लेकिन ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि लोगों की जेब में और ज्यादा पैसे भी आ रहे हैं। तो वो पैसे, मैं बार बार कहता हूं, इन्वेस्टमेंट से आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, लेट्स गेट इनटू द मैथ्स। नाउ द बजट, अब बजट में बात करी गई कि भी 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पिछले साल 5.5 लाख करोड़ का था, तो 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी है। अगर हम लेकिन टोटलिटी की बात करें तो टोटल जो बजट है, ठीक है, टोटल जो बजट है, जो टोटल आउटले है आने वाले साल के लिए, वो लगभग 39.4 लाख करोड़ है। हर चीज मिला के, सैलरीज, पेंशन, एवरीथिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग, सब कुछ मिला मिलू के 39.4 लाख करोड़ है। पिछले साल कितना था? 37.7 लाख करोड़। तो कोई ज्यादा, अब अगर एब्सोल्यूट्स की बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो ये दिस इज अराउंड अबाउट नॉट इवन 2 लाख करोड़। अगर हम टेक्निकली अगर हम कंपेयर करें पिछले साल का बजट और इस साल का बजट। अब अगर हम इस बात को भी अज्यूम करें कि इन्फ्लेशन पिछले साल में 6% थी और आने वाले साल में 5% भी हो जाएगी, तभी भी ये जो अमाउंट है ज्यादा 2 लाख करोड़ का पिछले बजट से, वो कम लगता है। मनरेगा की बात करें, ठीक है, अब पहले पैंडेमिक ईयर में मनरेगा के लिए 1,11,170 करोड़ का खर्चा रखा गया था, क्योंकि देखिए अब रूरल डिस्ट्रेस था, माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, बहुत सारे लोग शहरों से वापस अपने गांव में जा रहे थे। ठीक है, वो हॉरिबल साइट्स हम सब ने देखा होगा यूट्यूब पे, टीवी पे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन वो इतनी गर्मी में, ठीक है, 40-45 डिग्री की गर्मी में पैदल अपने गांव वापस जा रहे थे। तो अब वो वापस जाके भी क्या करते, नौकरी तो थी नहीं, तो सरकार ने मनरेगा के लिए बजट बढ़ाया कि एटलीस्ट चलो मनरेगा में काम करके अपनी दिहाड़ी तो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मनरेगा के लिए पहले साल में तो बजट इंक्रीज कर दिया, लेकिन दूसरे साल में जो सेकंड पैंडेमिक ईयर था 2021 में आते आते जो मनरेगा का बजट था वो 73,000 करोड़ कर दिया। फिर सेकंड वेव आ गया अप्रैल में, सेकंड वेव के आगे फिर थोड़ी टेंशन होगी, 2-3 महीने फिर लॉकडाउन लगा रहा, तो सेकंड वेव के चलते सरकार ने फिर खर्चा बढ़ाया मनरेगा के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर से वो टेंशन थी माइग्रेंट क्राइसिस की, माइग्रेंट डिस्ट्रेस की। लेकिन अगर इस साल के बजट की बात करें तो वंस अगेन अब सरकार वापस 73,000 करोड़ पे आ गई है फॉर मनरेगा। अब क्या ये सही है? अगर इनकी माने, अगर हम एडिटोरियल में ऑथर की माने, इनका ये कहना है दैट देखिए अभी थोड़ा और टाइम के लिए सपोर्ट किया जा सकता है, अभी इतनी जल्दी भी क्या है कि हम वापस 73,000 करोड़ के मनरेगा सपोर्ट बजट में आए, अभी इसको कंटिन्यू किया जा सकता था, बिकॉज अभी भी इकोनॉमी फुली वापस नहीं आ पाई है प्री कोविड लेवल्स तक। बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो अगर हम बात करें दी अमाउंट बजटेड फॉर फूड ग्रेन्स विया द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कम करा गया है। तो ये पिछले साल 2,10,000 करोड़ के आसपास का था और अब ये 1,45,000 करोड़ किया गया है। देखिए प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, अगर हम इन द टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करें, अगर प्रूडेंट तरीके से हम बात करें कि इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है कि भाई अगर सब्सिडीज कम दी जाएंगी, ठीक है, अगर एक सब्सिडीज कम होंगी यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा, तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होता है, तो और लोग यहां पे आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अब बात यहां पे फिर वही आती है कि इतनी जल्दी, अब देखिए गरीब कल्याण योजना भी तो मार्च 2022 तक है, अभी चलो थर्ड वेव लग रहा है कि कम हो गया है, केसेस कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम अनसर्टेनिटी में रह रहे हैं। तो इस आर्टिकल में यह सुझाव दिया गया है कि क्या ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो ज्यादा सब्सिडी थी, क्या इसको और एक साल के लिए कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था? एटलीस्ट अभी लोगों के पास चलो वापस जॉब्स भी आ गई हैं, लोग वापस कमाना शुरू कर रहे हैं, लोग वापस अपने अपने गांव से शहर में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके पास हो सकता है काफी लोग हो जिनके पास बहुत बड़ा कर्जा हो, 2 साल में उन्होंने कर्जे उठा के अपने बच्चों को एजुकेशन दी हो, ठीक है, कर्जे उठा के अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर करे हो। तो अगर राशन के मामले में सरकार अभी और सहायता दे देती है, तो जो बाकी खर्चे हैं जो 2 साल से नहीं हो पाए थे लोगों के, एटलीस्ट वो कर पाएंगे, ठीक है, जो बाकी उनके छोटे मोटे खर्चे होंगे। तो इस बात का सजेशन इस आर्टिकल में इस तरीके से दिया गया था। लास्ट एडिटोरियल, अ बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। तो दोस्तों इस एडिटोरियल के एंड में एक क्वेश्चन होगा, नहीं तो आमतौर पे हर एक एडिटोरियल के एंड में हम एक क्वेश्चन रखते थे, पर क्योंकि आज बजट रिलेटेड एनालिसिस ही था, बजट रिलेटेड एडिटोरियल से, तो मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है एट द एंड ऑफ ऑल द एडिटोरियल्स, ठीक है। तो वो जो हम रेगुलर क्वेश्चंस रखते हैं एट द एंड ऑफ एडिटोरियल, वो हम कल से शुरू करेंगे, बिकॉज आज सारे ही बजट ओरिएंटेड आर्टिकल्स थे। आमतौर पर तो डिफरेंट डिफरेंट एडिटोरियल्स आते हैं।
चलिए, अ बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, तो बहुत ही बोल्ड एक एफर्ट मानी गई है, बहुत एक अच्छा एक ब्रेव स्टेप लिया गया है कि भाई हमने पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करी है कि ग्रोथ जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ होगी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब डबल इंजन इकोनॉमी की बात करें, इलेक्शन का टाइम है तो सरकारें बोलती हैं, रूलिंग पार्टी बोलती है कि जी डबल इंजन सरकार के लिए वोट करिए। अब डबल इंजन इकोनॉमी की बात करें तो डबल इंजन इकोनॉमी को पटरी भी लेकर आने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जरूरी है सरकारी, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का, तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम आज के टाइम पे बहुत कम है एज इट वाज 2 years बैक। तो यानी कि अगर हम आज की बात करें, इट इज ट्वाइस एज लोअर एज इट वाज 2 years बैक। नाउ रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ डिमांड, द शेयर ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन हैज डिक्लाइंड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाने की बात करी है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो 2 लाख करोड़ ज्यादा बढ़ाने की बात करी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पब्लिक स्पेंडिंग जब 10% ऑफ जीडीपी से बढ़ाई तो उसका जो आउटपुट था दैट रोड बैक टू द प्री कोविड लेवल्स। ऑल्दो अमेरिका में भी अभी बेरोजगारी है, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन है, बट नेवरदलेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी थी। तो इस बजट में जो कीवर्ड है, जो बार बार आप मेरे मुंह से भी सुन रहे हैं, वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस साल का जो बजट है ना, दैट सीक्स टू बूस्ट द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय अराउंड अबाउट 36%। तो अब ना सरकार ने, भारत सरकार ने यह भी इसमें प्रोविजन रखा है कि हम स्टेट्स को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 1 लाख करोड़ का, यानी कि 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो स्टेट्स उसमें से बोरो कर सकते हैं, बट वो ग्रांट नहीं है, वो लोन है। ठीक है, टेक्निकली वो लोन है बिकॉज वो 50 ईयर्स के लिए है और इंटरेस्ट फ्री है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट मान लीजिए 2000 करोड़ भी लेती है उस 1 लाख करोड़ में से, तो उसको ये नहीं कि स्टेट को आज ही 2000 करोड़ वापस करने हैं या 2 साल बाद करने हैं, वो 2000 करोड़ 50 साल के बाद भी वापस किया जा सकता है। तो अगर स्टेट्स भी, अगर देखिए स्टेट्स के डिस्पोजल में भी पैसे होंगे, अगर स्टेट्स के पास भी फंड्स होंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ दिल्ली से तो नहीं होगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ऑल ओवर इंडिया करना पड़ेगा, सब स्टेट्स को करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द बजट होप्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट शेयर टू 4% ऑफ द जीडीपी। नाउ द बजट होप्स टू ट्रिगर अ वर्चुअस इन्वेस्टमेंट लेड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। अब अगर मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी तो प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तो जो पैसा पहले इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी देखेंगे कि सरकार इतना अगर खर्च कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पुश दे रही है, लाखों करोड़ रुपए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सड़कें बनाने में, पोर्ट्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो प्राइवेट कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वापस आएगी। ठीक है ना, अभी 2 खतरे हैं, 2 थ्रेट्स यहां पे बताए गए हैं। पहला, हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। देखिए इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो वोलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। मैंने जैसे कल भी बोला था, चाहे लड़ाई यूक्रेन में लग जाए, चाहे लड़ाई येमेन में हो, ठीक है, तो जो वोलेटिलिटी है, तो इन द फॉर्म ऑफ क्रूड प्राइसेस की हम बात करें, तेल के दामों की बात करें, वो वोलेटिलिटी अभी भी आने वाले साल में बनी रहेगी। और क्योंकि आने वाले साल में डिमांड जो है ट्रैवल का बूस्ट अप करेगा, तो तेल के जो दाम है डेफिनेटली वो ऊपर जाएंगे। अभी तक तो लगता है कि इलेक्शंस तक जो तेल के दाम है वो इतने ही रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली इलेक्शंस के बाद हम देखेंगे कि तेल के दाम भी बढ़ाए जाएंगे, ये हर बार होता है। और दूसरी जो चिंता की बात है वो है जो ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो अमेरिका की जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी, कि अमेरिका कोशिश कर रहा था, सरकार भी और अमेरिका के सेंट्रल बैंक भी, कि कैसे उनकी इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो ज्यादा हो सके। ठीक है, तो इतना सारा क्रेडिट फ्लो होगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो जैसे यहां पे रेपो रेट बढ़ाया जाता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो अब इसी तरह से अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, तो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो भी जो अपने इंटरेस्ट रेट है उस पर कट करना शुरू करेगा, जिसके चलते हमारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर भी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो ये दोनों खतरों के चलते अब कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकेंगे, बिकॉज अगेन यहां पर बात करेगी ना कि 14.95 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो हम मार्केट्स में से रेस करेंगे ताकि हम अपना खर्चा बढ़ा सके। तो वो कैसे रेस कर पाएंगे, महंगाई यहां पे भी बढ़ रही है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो ये आने वाले साल में देखने वाली बात रहेगी। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात करें, बिकॉज प्राइवेट कंजम्पशन कम है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके पास, अगर देखिए एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ना हो, यानी कि अगर लोगों के पास नौकरी है, वो पैसा कमा रहे हैं, तो जो प्राइवेट कंजम्पशन होगा वो तो इंक्रीज करेगा ना। तो बेसिकली द डिराइव्ड डिमांड फॉर लेबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मे बी लिमिटेड, बट अगेन बात सारी की सारी जो साइकिल की आती है वो इन्वेस्टमेंट पे आती है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो जॉब ज्यादा होंगी, जॉब ज्यादा होंगी तो प्राइवेट कंजम्पशन डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे बात करी गई है कि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के चलते हो सकता है कि भाई मनरेगा के लिए थोड़ा बजट ज्यादा दिया जा सकता था। अगेन वही बात रिपीट करी जा रही है, 73,000 करोड़ का बजट ईयरमार्क करा है मनरेगा के लिए, तो अगेन यहां पे भी बात करेगी कि 73,000 करोड़ काफी कम रकम है। तो जो फर्स्ट पैंडेमिक ईयर में 1,10,000 करोड़ के आसपास जो बजट रखा गया था मनरेगा का, तो अगर उतना ही बजट रखा जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। एटलीस्ट अगर लोगों के पास नौकरी है, पैसे हैं, तो
जो डिमांड है वो रिवाइव हो पाएगी इकोनॉमी में। अगर एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ 13.1% से स्लो डाउन करगी -7.2% इन 2020-21। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे तो कहता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आने वाले साल में 12% तक ग्रोथ अचीव करेगा, क्योंकि हमारा अगेन वो बेस इफेक्ट वाली बात है ना, बेस बहुत नीचे था हमारा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट वुड क्रिएट डिमांड फॉर कैपिटल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, नाउ रिसर्च रिपोर्ट शोज दैट इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो बढ़ ही जा रहा है। तो फ्रॉम 57.4 बिलियन इन 2018 टू 65 बिलियन 2021। तो हम सिर्फ पबजी को डिलीट कर देने से, टिकटॉक को डिलीट कर देने से या फोन्स को बाहर फेंक देने से हम चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, चाइना को एक वीक इकोनॉमी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो है वो और स्केल अप करनी पड़ेंगी। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ वाइडन हुआ जा रहा है एवरी ईयर पासिंग बाय। वे फॉरवर्ड की बात करें तो बहुत एम्बिशियसली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2014-15 में, ताकि मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है जीडीपी में 25% तक हो सके, 100 मिलियन जॉब क्रिएट हो सके 2022 तक। लेकिन गवर्नमेंट को यह लगा कि भाई 8 साल हो गए, इतना ज्यादा मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत की बात करी। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक कारण क्या हो सकता है कि हम इतनी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हो सकता है कि एक्सेसिव रेगुलेशन जो है, कि भारत में बहुत एक्सेसिव रेगुलेशन होती है, हर एक चीज की बहुत सारे कानून है। ठीक है, बहुत ओवर रेगुलेशन होती है, जिसके चलते जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो डरते हैं यहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं वही इंस्पेक्टर राज वाली जो बात बिफोर 1991 एग्जिस्ट करती थी। तो अब प्रेजेंट बजट ने कोशिश करी कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो और ज्यादा फैसिलिटेटिव किया जा सकता है, कैसे रेगुलेटरी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और कैसे और इन्वेस्टमेंट आ सकती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। तो दोस्तों अंत में एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, वो है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर 5 की टेकअवेज फ्रॉम द बजट for fiscal year 2022-23? How difficult would it be for the government to raise revenues to boost public investment considering the uncertainty looming in the international market? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, मोर देन वेलकम। और अदरवाइज मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप जो रेगुलरली इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने व्यूज बता सकें कि आपके क्या व्यूज हैं बजट को लेके, चाहे कुछ शब्दों में ही बताना चाहते हैं जरूर कमेंट करिए। लेट्स मेक इट मोर एंगेजिंग, इस प्रैक्टिस को और एंगेजिंग करते हैं। डेली एडिटोरियल्स तो कर ही रहे हैं, आपके कमेंट्स आते रहेंगे तो लगेगा कि आप भी इसको इनिशिएटिव को अच्छी तरह से ले रहे हैं, तो जरूर कमेंट करिए कि आपके क्या व्यूज हैं इस बजट को लेके। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के बजट एडिटोरियल जिसका हमने एनालिसिस किया बहुत जर्नलिस्ट वे में। इसका टेक्निकल एनालिसिस अगेन आई रिपीट आज रात को अरविंद सर करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। तो बाकी दोस्तों जाने से पहले बस मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे क्रैश कोर्सेज जो है वो अभी ऑपरेशनल है, प्रीलिम्स भी बहुत पास में है। तो प्रीलिम्स के चलते अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी रिवीजन को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, चाहे आपके जीएस के फैक्ट्स हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स हो, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली किया जाएगा। और इसके साथ यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी होंगी इस कोर्स में। इसके बारे और इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए या हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके इन कोर्सेज पे एनरोल करिए बिफोर इट गेट्स टू लेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।